नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर राजीव बिंदल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सोलन नगर परिषद में अवैध भर्तियों का मामला और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है बिंदल को। जी हां, राज्य सरकार समेत 35 को नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवैध भर्तियों के मामले में राज्य सरकार ने बीते साल बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस लिया था। दरअसल नाहन के एक समाज सेवी की ओर से दायर की गई याचिका और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जब सुनवाई की तो बिंदल को नोटिस जारी किया गया है और बिंदल के समेत राज्य सरकार के साथ साथ 35 और लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला सोलन नगर परिषद में अवैध भर्तियों का है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से बीते साल तो बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस ले लिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की अब याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है तो नोटिस जारी किया गया है राजीव बिंदल के साथ साथ राज्य सरकार को भी। तो राजीव बिंदल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब इस मामले में सरकार का क्या रुख रहता है, राजीव बिंदल की ओर से अपनी सफाई में क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं किसानों के आंदोलन की, जो लगातार जारी है। 23 दिनों से किसान डटे हुए हैं। इस सब के बीच में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में एक बार फिर से दोहराया गया है कि कृषि कानून किसानों के हक में है। किसानों के नाम नरेंद्र तोमर की ओर से 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है। इसमें दोहराया गया है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है किसानों के लिए कि एमएसपी जारी रहेगी, जारी थी और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। सभी किसान संगठन विश्वास रखें, ये सुधार कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। तोमर ने कहा कि एपीएमसी को और मजबूत किया जा रहा है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। किसानों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है और ये भ्रम विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है। ये एक बार फिर से उनकी ओर से दोहराया गया है। आपको बता दें कि जो सरकार है केंद्र की, वो लगातार किसानों से बातचीत करने की कोशिश तो कर रही है। ये भी कह रही कि हम अमेंडमेंट के लिए शोध करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कृषि कानून किसानों के हक के हैं। किसानों की आजादी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम कृषि कानून लेकर आए हैं। तो किसान भाई बहनों के नाम 8 पन्नों की ये चिट्ठी लिखी गई है कृषि मंत्री की ओर से, जिसमें एक बार फिर से दोहराया गया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। सभी किसान संगठन विश्वास रखें। और इसी के साथ पीएम मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। जो चिट्ठी लिखी गई नरेंद्र तोमर की ओर से, उस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो नरेंद्र तोमर की ओर से चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी को अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने भी आगे शेयर किया और ये कहा कि इस चिट्ठी को सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि देश के लोग भी पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे पहुंचाएं। और किसान आंदोलन अब सड़कों तक सरकार या किसानों के बीच न रहकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार और किसानों दोनों को सलाह दी है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को रोकने की क्या संभावना है तो उसे तलाशें। तो वहीं किसानों को भी नसीहत दी है कि विरोध का जो तरीका है उसको बदला जाए। सरकार और किसानों के दरमियान बंद बातचीत के बीच सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई रास्ता खोजने की जद्दोजहद शुरू तो हुई, लेकिन वहां से भी फिलहाल कोई आदेश या फैसला नहीं आ रहा।
2 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के आखिर में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने की बात कही और किसानों को सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करने का फैसला लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियां बेहद अहम है, खासकर विरोध प्रदर्शन को किसानों का मौलिक अधिकार बताना। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं, हम इसको बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हम कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन इससे किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही चीफ जस्टिस की एक और टिप्पणी पर ध्यान देना भी जरूरी है, जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे की उस दलील पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से दिल्ली के लोग भूखे रह जाएंगे। अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। यानी प्रदर्शन के अधिकार के साथ कोर्ट ने उस बातचीत की सलाह भी दे दी। इसी सुनवाई में कोर्ट ने कहा, केंद्र और किसानों को बात करनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाएं जिसके सामने दोनों पक्ष किसान कानून पर अपनी बात रखें और मुद्दे को सुलझाएं। स्वतंत्र कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे सदस्य हो सकते हैं। सुनवाई में पंजाब की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील पी चिदम्बरम पेश हुए, जिन्होंने बातचीत के लिए समिति का स्वागत किया। चिदम्बरम ने कहा, राज्य को कोर्ट के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि कुछ लोगों का समूह किसानों और केंद्र के बीच बातचीत करवाए। ये किसानों और सरकार का फैसला है कि समिति में कौन होगा। सुनवाई के आखिरी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुझाव दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने फिलहाल तो इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही सरकार से चर्चा की बात भी कह डाली। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा, अगर आप आश्वासन दे सकें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक नया किसान कानून लागू नहीं होगा तो बात बन सकती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, इसके लिए सरकार से चर्चा करनी होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो किसान आगे बात ही नहीं करेंगे। गुरुवार की सुनवाई पूरी तरह से किसान आंदोलन पर रही, न कि खेती कानूनों पर। कोर्ट की तरफ से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका। अब सर्दियों की छुट्टियों में वोकेशन बेंच इस पर आगे सुनवाई जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कृषि कानूनों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार की ओर से एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया और दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान केजरीवाल ने तीनों कृषि कानून की कॉपियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जाने लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताया है। कोरोना काल में क्यों ऑर्डिनेंस पास किया गया, पहली बार राज्यसभा में बिना वोटिंग के 3 कानूनों को कैसे पास कर दिया गया, इसी को लेकर जो है वो अरविंद केजरीवाल जमकर बरसे सरकार पर और उसके बाद तीनों कानूनों की कॉपियां फाड़ते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। आज योगी आदित्यनाथ जी जो
भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, कि फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहे हैं उसके फायदा और नुकसान, तो मैं नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। तो किसान आंदोलन के बीच बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर 19 दिसंबर को बीजेपी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और साथ ही 20 दिसंबर को नारनौल में सीएम मनोहर लाल खट्टर किसान रैली आयोजित करेंगे। 20 से 30 दिसंबर तक गांव-गांव जाकर पार्टी कार्यकर्ता किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। और इस बीच एक बार फिर से हरियाणा की ओर से एसवाईएल का जिन्न बाहर निकाला जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों के ऊपर धरना देगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपवास करेगी, उपवास रखेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है एसवाईएल का, उसके लिए हम उपवास रखेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई इसमें से जो हमारा एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को दिया जाए। अनेक वर्षों की हमारी लड़ाई है, शांति प्रिय तरीके से हम उसमें उपवास रखेंगे। और 20 तारीख को एक किसान रैली नारनौल में होगी, जिसमें भिवानी का भी कुछ हिस्सा जाएगा, दादरी, महेंद्रगढ़, ये सब वहां पर रहेंगे। उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता उसमें पहुंचेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम भी जारी है। पंजाब हरियाणा में कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आने वाले दिनों में शीतलहर लोगों को और भी परेशान करने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। पंजाब हरियाणा में ठंड के साथ कोहरे की मार पड़ रही है। हालांकि फसलों के लिए ये सर्दी और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में भी पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कंपकपा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है, जबकि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लेकर मंडी में बर्फ ही बर्फ है। बाबू जी कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ आपने जाना है, किस तरह की ठंड पड़ रही है, कोहरा कितना है? ठंड तो है जी बहुत ज़्यादा, और मजबूरी में जाना पड़ता है। कोहरा कितना है पीछे? कोहरा तो बस इतनी ठंड है। पहले दिनों के मुकाबले बड़ी है ठंड? हाँ जी, हाँ जी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से पंजाब हरियाणा में वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। जालंधर, फिरोजपुर में कोहरे से विजिबिलिटी ना के बराबर है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अमृतसर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि इतनी सर्दी में किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। 5 तस्वीरों के जरिए आपको अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, फिरोजपुर, मोगा में सर्दी का सितम दिखा रही है, जहां सर्दी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। तो बहुत ठंड है जी, ठंड तो बहुत ज्यादा है। कोहरा कितना है, किस तरह की दिक्कत हो रही है, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं? दिक्कत तो ठंडी है, बस दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी जी ठंड में। पिछले दिन के मुकाबले कितनी बड़ी ठंड है? आज कुछ ज्यादा है कल से। तो मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में कैसा है मौसम का मिजाज, जान लेते हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, कैसा है मौसम का मिजाज, कहां पर हैं आप, कैसी तस्वीरें देख सकते हैं? क्योंकि लगातार जो ठंड बढ़ रही है, मैदानी इलाकों में तो कोहरे की चादर नजर आ रही है। फिलहाल धर्मशाला में कैसा मौसम का मिजाज? तो विचित्र से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि लोग इस ठंड के मौसम में घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इस कदर जो सर्दी पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इस बार क्रिसमस से पहले ही जो ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो लिहाजा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंड ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पर्यटकों के लिए जरूर उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, कैसा मौसम का मिजाज, कहां पर हैं आप इस समय? क्योंकि मैदानी इलाकों में तो कोहरे की चादर नजर आ रही है। धर्मशाला में कैसा हाल? हम ये कहेंगे कि धौलीधार के दीदार हम अपने दर्शकों को आज जरूर करवाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आज जो है वो मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। सूरज जो है वो निकल चुका है और लिहाजा आज चूंकि धूप खिलने वाली है, तो लोग जो है इस गुनगुनी धूप का लुत्फ जरूर उठाएंगे। क्योंकि पिछले काफी लंबे अरसे से जो है वो लोग ठंड के आगोश में थे। चूंकि बादलों की आगोश में सूरज का धूप नहीं खिलती थी, उसकी वजह से उनको परेशानी होती थी। लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से धूप खिलने वाली है और उसका लुत्फ जरूर जो स्थानीय लोग हैं वो उठाने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको नजर दीदार करवा देता हूं। ये जो धौलीधार है, धौलीधार को हम अपने दर्शकों को आज बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि ये वही धौलीधार है जिसने बर्फ की सफेद चादर इस वक्त ओढ़ रखी हुई है और लोग हमेशा इस धौलीधार को देखने के लिए ललायत रहते हैं, यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ से दिख नहीं पा रही है, बावजूद इसके आज हम थोड़ी बहुत इसके दीदार करवाएंगे और आगे आने वाले वक्त में हम जरूर इसको पूरी तरह से दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मौसम साफ है और सैलानी भी जो है वो आज पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। हालांकि बहुत से सैलानी जो है वो पहले से ही यहाँ पर आ रहे हैं। काफी ज्यादा इजाफा जो है वो सैलानियों में देखा जा रहा है और यही मौसम रहता है जब सैलानी मैदानी इलाकों से जो है वो पहाड़ों की ओर रुखसत होते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ गुनगुनी धूप और यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। और यही वजह होती है कि यहाँ के रेवेन्यू में, राजस्व में भी इजाफा होता है, क्योंकि यही वो सीजन होता है
जिसके नजले दीदार के लिए जो है वो लोग साल भर इंतजार करते हैं। हालांकि व्हाइट क्रिसमस की बात की जाती है, न्यू ईयर में भी बर्फबारी की बात की जाती है, लेकिन इस बार जरूर यकीनन हम कह सकते हैं कि इस बार जो है जो सैलानी होंगे उनका पैसा वसूल होगा, क्योंकि मौसम जिस तरह से करवट ले चुका है, मौसम जिस तरह से अपना रुख अख्तियार किए हुए है, उससे साफ जाहिर हो रहा है अमृत की इस बार जो है वो काफी अच्छा सीजन रहने वाला है, खासतौर पर सर्दियों का। लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें अमृत, तो उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है, इसलिए क्योंकि लगातार तापमान जो है वो लुढ़क रहा है। तो परेशानी भी जरूर बढ़ती है जब बर्फबारी होती है और ठंड का ऐसा सितम देखने को मिलता है। शुक्रिया बहरहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल धर्मशाला में तो मौसम साफ है, धूप निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी कोहरे की चादर छाई हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।